ठीक है ना। तो पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर पूछा जाए कि मेन डायमेंशंस बताओ कि क्या होगा बच्चे, तो मेन डायमेंशंस जो होता है पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चे, वो है रिक्रूट करना, रिक्रूटमेंट करना। ठीक है ना। पर्सोनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को क्या किया जाए, रिक्रूट किया जाए बच्चे। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। मोटिव है रिक्रूटमेंट, यानी जो भी पोस्ट हैं, जो पोस्ट खाली हैं, वैकेंट हैं, उन पोस्ट को क्या करना, फिल करना। रिक्रूटमेंट को लोग, रिक्रूटमेंट का नेचर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है बच्चे। पॉजिटिव नेचर जो रिक्रूटमेंट का है वो ये है कि खाली पोस्ट को फिल किया जाए, और वो पोस्ट ऐसे लोगों से फिल किया जाए जिनमें वर्किंग एफिशिएंसीज हो और जो मेरिटेड हैं बच्चे। तो ये एक रिक्रूटमेंट का क्या हो गया, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स हुआ। और निगेटिव जो पर्सपेक्टिव्स होता है बच्चे, वो निगेटिव पर्सपेक्टिव्स होता है रिक्रूटमेंट का। वो रिक्रूटमेंट का जो निगेटिव पर्सपेक्टिव्स है बच्चे, उसमें ये होता है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको क्या करें, हम एबॉलिश करें बच्चे। ठीक है ना। पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसको एबॉलिश करने के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो एक ये नेचर हो सकता है बच्चे। दूसरी चीजें जो बायसनेस होती है, बायसनेस को क्या करना है, एबॉलिश करना है बच्चे। ठीक है ना। लोग पार्शियलिटीज करते हैं बच्चे। तो रिक्रूटमेंट में जब हम लोगों को रिक्रूट करते हैं बच्चे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो जब वो पब्लिक ओरिएंटेशन, पब्लिक सर्विसेज के लिए जब उसे अपॉइंट किया जाता है तो वो पार्शियलिटीज नहीं करता है किसी के साथ। ठीक है। तो ये चीजें क्या थी कि जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होता था तो लोग पार्शियलिटीज करते थे सिस्टम के अंदर, मतलब अपने लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स दे दिया और जिनको नहीं जानते उन्हें किसी भी तरह का बेनिफिट्स नहीं दिया। तो इस पार्शियलिटीज को क्या करना था, स्टॉप करना था। इसके लिए बच्चे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा। ये एक इसका एक निगेटिव पर्सपेक्टिव होता है बच्चे। और भी चीजें आती है बच्चे। ठीक है। जो नॉन मेरिटेड लोग हैं बच्चे, उन्हें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना है बच्चे। इसके लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का यूज किया जाता है बच्चे। जो नॉन मेरिटेड लोग हैं, जो नॉन एलिजिबल इंडिविजुअल्स है बच्चे, उसको क्या करना, एलिमिनेट करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये इसका एक निगेटिव पर्सपेक्टिव होता है बच्चे। तो ये चीजें तुम ध्यान में रख सकते हो बच्चे। बहुत सारी चीजें पहले से चली जा रही थी बच्चे। जैसे यूएस में क्या होता था कि जो लोग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा जाता था कि जो लोग यूएस गवर्नमेंट के लिए, अगर यूएस गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये पर्सन्स हमारे हेल्प के फॉर्म में यूज हो सकता है, मुझे इससे हेल्प मिल सकती है, तो यूएस गवर्नमेंट क्या करती थी, अवार्ड के फॉर्म में उन्हें जॉब्स देती थी बच्चे। अवार्ड सिस्टम होता था, मतलब सरकार अगर आपसे खुश है तो खुश होने की वजह से सरकार ने आपको क्या कर दिया, जॉब्स दे दिया। तो अवार्ड सिस्टम चलता था यूएस में बच्चे। ये इंट्रेंस जो प्रोसीजर है ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैन पावर को रिक्रूट करना है उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम्स होने चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन होने चाहिए, इंटरव्यू होने चाहिए। ये सारी चीजें बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई हैं। उससे पहले क्या होता था कि लगा कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर्स के काम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो हेड है वो आपसे काफी हैप्पी है, खुश है, तो एज अ पुरस्कार के रूप में किसी कंट्री का वो आपको एज अ डिप्लोमेट बना दिया, या एज अ डिप्लोमेट्स नहीं, मतलब जो डिप्लोमेटिक वर्क है उसमें कोई पोस्ट आपको क्या कर दिया, दे दिया या अपॉइंट कर दिया। तो ये प्रोसेस चलता था। मतलब पहले रिक्रूटमेंट में क्या होती थी, अवार्डिंग सिस्टम होती थी। इसी तरह से ब्रिटेन में क्या होता था बच्चे, ब्रिटेन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था बच्चे, उसको एज अ प्रोटेक्शन के फॉर्म में देखा जाता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बच्चे। मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो क्या किया, मैंने फॉर्म किया अपने फॉर प्रोटेक्शन के लिए। और इसी तरीके से बच्चे तुम देखोगे कि फ्रांस में क्या होती थी, पोस्टें बेची जाती थी। अगर आपको जॉब चाहिए आइए, पैसा दीजिए और जॉब लीजिए। तो ये कल्चर था बच्चे। फाइनली रिक्रूटमेंट रिटन एग्जामिनेशन में जो शुरू हुआ बच्चे मॉडर्न पीरियड में, वो शुरू हुआ बच्चे तुम्हारा, ठीक है ना, वो शुरू हुआ आपका पर्शिया से बच्चे। ठीक है ना। मतलब, ठीक है ना, पर्शिया क्या हुआ, ठीक है ना, पर्शिया में ये चीजें क्या हुई बच्चे, स्टार्ट हुई।
ठीक है ना, पर्शिया में। ठीक है ना, तो जैसे पर्शिया है, तो पर्शिया में एक्चुअली क्या हुआ कि जो रिक्रूटमेंट होती थी उसके लिए क्या होता था, मेरिट बेसिस। पर्शिया फर्स्ट कंट्री है जहां पे रिक्रूटमेंट मेरिट प्रोसेस पर क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था इन द पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बच्चे। उससे पहले अगर तुम देखोगे बच्चे, तो जो अपॉइंटमेंट होती थी वो इसी तरीके से होती थी बच्चे। ठीक है ना। और फर्स्ट कंट्री जो है बच्चे जिसने साइंटिफिक अप्रोच का यूज किया बच्चे, साइंटिफिक तरीके से क्या किया, लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया बच्चे। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री बच्चे, जिस सिस्टम को हम लोग मंडरन सिस्टम भी बोलते हैं बच्चे। मंडरन सिस्टम भी बोला जाता है उसे। हाँ, मंडरन सिस्टम बच्चे। उस सिस्टम को तुम मंडरन सिस्टम भी बोल सकते हो बच्चे। ऑस्ट्रियस में था ना, पर्शिया जो होता था बच्चे। अब तो नहीं है, मतलब पहले था, मतलब यूरोपियंस कंट्री ही है बच्चे जो। हाँ, रशिया, पर्शिया। ठीक है। तो चीन जो है बच्चे उसने स्टार्ट किया था अपने आप फर्स्टली साइंटिफिक प्रोसीजर से लोगों को अपॉइंट करना। ठीक है बच्चे। और अमेरिका में तो बहुत टाइम बाद जो है ना बच्चे वो साइंटिफिक, ठीक है ना, प्रोसीजर्स के थ्रू लोगों की अपॉइंटमेंट स्टार्ट होती है बच्चे। उससे पहले अमेरिका में तो वही अवार्ड सिस्टम ही चल रहा था, लोगों को अवार्ड्स के फॉर्म में जॉब्स मिल रहे थे बच्चे। ये चीजें होती हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है बच्चे। ठीक है। दूसरी चीजें बच्चे, जो रिक्रूटमेंट होता है ना बच्चे, रिक्रूटमेंट के दो प्रोसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस बच्चे। रिक्रूटमेंट के दो प्रोसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बच्चे। जैसे यूपीएससी के थ्रू जिन लोगों को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं बच्चे, एसएससी के थ्रू जिन लोगों की एक अपॉइंटमेंट होती है बच्चे, इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है ना। आईबीपीएस के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हो रही है बच्चे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। यूपीएससी के थ्रू जो अपॉइंटमेंट हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस माना जाता है। एसएससी के थ्रू जो हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। और दूसरा होता है बच्चे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस बच्चे। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब है जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, और डिफेंस मिनिस्ट्रीज में ही कुछ पोस्टें क्या हैं, खाली हैं बच्चे, वेकेंट हैं। तो उसी डिपार्टमेंट के लोगों को ऑफर किया जाता है कि आप एग्जामिनेशन देकर इन पोस्टों को क्या करें, फिल करें बच्चे। तो ये हुआ इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है बच्चे। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके दो तरीके हैं। डायरेक्ट का मतलब यूपीएससी ने पेपर ले लिया, एसएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब ये, जैसे मम्मी डिफेंस मिनिस्ट्रीज में है, तो अगर उन्हें सीनियर्स के लिए ऑफर आ रहा है कि आप इंटरनल जो एग्जामिनेशन होता है वो दीजिए और ये पोस्ट आप ले सकते हैं। तो इंटरनल एग्जामिनेशन देकर जो लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं ना बच्चे, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो डायरेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान में रखना है कि दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना। दो प्रोसेस से लोगों को क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है बच्चे। ठीक है। और जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं बच्चे, वहां पे दो तरह के मेरिट्स की डिमांड होगी बच्चे। एक तो तुम्हारे पास स्पेशलाइज मेरिट होना चाहिए, मेरिटेड होना चाहिए, जैसे आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज देखा जाता है बच्चे। और दूसरा होता है आपका जनरल नॉलेज देखा जाएगा बच्चे। ठीक है ना। तो दो तरह के नॉलेज जो है वो चेक किए जाते हैं बच्चे। ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चे, ये इंडिया में 1790 1798 से बच्चे वेलेस्ली के, जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था बच्चे, उसके समय स्टार्ट हुआ।
उस समय जो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज होते थे बच्चे, उनके ट्रेनिंग्स के लिए उसने कलकत्ता में, ठीक है ना, एक ट्रेनिंग कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट किया कि जो न्यू रिक्रूट कैंडिडेट होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग्स दिया जाएगा बच्चे। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय से ये चीजें स्टार्ट होती हैं बच्चे। और फाइनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है बच्चे, तो 1947 में बच्चे आईएएस जो प्रोफेशनल्स थे बच्चे, उनके लिए नई दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर फॉर्म किया गया बच्चे, ठीक है ना, इस्टेब्लिश किया आपने ट्रेनिंग स्कूल फॉर आईएएस प्रोफेशनल्स न्यू दिल्ली इन 1947। और एक आपका जो होता था बच्चे 1957 में बच्चे आईएएस स्टाफ कॉलेजेस होता था जो शिमला में स्टैब्लिश किया गया था। फाइनली बाद में बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस पे ट्रेनिंग स्कूल फॉर आईएएस प्रोविजनर्स और आईएएस स्टाफ कॉलेजेस, इन दोनों को मिलाकर बच्चे, ठीक है ना, एक एकेडमी फॉर्म की गई जिसको हम लोग, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो एक नेशनल एकेडमिक ट्रेनिंग होना चाहिए, ये डिसीजंस गवर्नमेंट ने 1959 में लिया बच्चे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस पे पहले से दो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे बच्चे, उनको क्या किया गया, मर्ज किया गया। मतलब आईएएस आईएएस स्टाफ कॉलेजेस शिमला और आईएएस ट्रेनिंग स्कूल नई दिल्ली को मिलाकर बच्चे उन्होंने मसूरी में बच्चे नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, बाद में जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया बच्चे 1972 में बच्चे। अब जो तो हाँ 1972 नोट्स में है, पीछे तुम्हारे जस्ट पीछे जाओगे तो एलबीएस जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चे, वो 1972 में क्या होता है, फॉर्म किया गया था बच्चे। अगर एज अ इसका स्ट्रक्चर देखा जाए बच्चे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, ठीक है ना, तो इसमें जर्नलिस्ट क्या होती है, एक तो पोस्ट डायरेक्टर की होती है। और डायरेक्टर की जो पोस्ट दी जाती है बच्चे, वो सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई एडिशनल सेक्रेटरीज या सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बच्चे, उसे डायरेक्टर बनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमीज का बच्चे। असिस्ट करने के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर होता है बच्चे, जिसका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरीज के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरीज रैंक का कोई ऑफिसर्स जो है बच्चे, वो ज्वाइंट डायरेक्टर्स हो सकता है बच्चे। और 3 जूनियर डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं बच्चे, जो जिनका रैंक डिप्टी सेक्रेटरीज के इक्विवेलेंट माना जाता है, कि डिप्टी सेक्रेटरीज रैंक का ही, जो डिप्टी सेक्रेटरीज रैंक के ही लोग डिप्टी डायरेक्टर्स हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। और सीनियर कुछ ऑफिशियल्स होते हैं बच्चे जो पोस्टेड किए जाएंगे, मतलब फॉर 3 3 ईयर्स के लिए बच्चे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो मैनेजमेंट करना एकेडमीज का बच्चे, रनिंग ऑफ कोर्सेज को देखना, मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन एंड अदर प्रॉब्लम जो भी आएंगे बच्चे, उसे क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चे। अब जो आईएएस प्रोफेशनल ट्रेनर्स और ट्रेनिंग्स होती है बच्चे, ठीक है ना, वो 1 ईयर की होती है, ठीक है, पूरा इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम लोग फाउंडेशन ट्रेनिंग बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। और ये जो 1 ईयर का पूरा ट्रेनिंग होता है बच्चे, उसमें से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चे, 9th मंथ एंड 3 मंथ बच्चे, ठीक है। और प्लस 1 ईयर की और ट्रेनिंग होती है जो आपको डिस्ट्रिक्ट में करनी होती है बच्चे, ऐसा आईएएस प्रोफेशनल्स को। ये फाउंडेशन ट्रेनिंग तो सभी को लेनी होती है, ठीक है, जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आएंगे बच्चे, ठीक, जो भी यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए, उन सभी को ये फाउंडेशन कोर्स वर्क करना होता है 3 मंथ का। उसके बाद जिसका आईपीएस में होता है, फिर उसको सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, आप हैदराबाद में लेंगे। रेवेन्यूज डिपार्टमेंट अलग जगह पे है, तो रेवेन्यूज वाले अलग, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अलग लोग जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, तो अलग अलग जगह। हाँ, तो चीजें हैं, तो वो चीजें, ये थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर है इतनी चीजें? एक चीज और ध्यान में रखना है बच्चे, जगन्नाथ दास कमीशन की रिकमेंडेशंस पे बच्चे, इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं बच्चे,
ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज होते हैं बच्चे, ठीक है ना, या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज हैं बच्चे, ठीक है, उन एम्प्लॉयज को स्ट्राइक करने का राइट नहीं है बच्चे। पब्लिक सर्वेंट स्ट्राइक नहीं कर सकता है बच्चे। ये कल्चर ब्रिटेन में भी है बच्चे, और सेम यही कल्चर इंडिया में भी दिखेगा। और इंडिया में ये एडवाइस किसने किया कि सिविल सर्वेंट को स्ट्राइक करने का राइट नहीं है और नहीं भी करना चाहिए। इसके लिए बच्चे एक कमीशन से अपॉइंट की गई थी, जो है जगन्नाथ दास कमीशन, जिसने सिविल सर्वेंट के स्ट्राइक को पूरी तरह से क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि आपके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लॉबी भी नहीं, लॉबिंग तो उनकी बहुत तगड़ी होती है, लॉबिंग तो वो लोग करते हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट की लॉबी बहुत तगड़ी होती है बच्चे, क्योंकि ठीक है, जितनी भी पोस्टें टॉप आती हैं उस पर आईएएस ही बैठना चाहता है, भले ही वो उस पोस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड ना हो, लेकिन वो चाहता है कि इस पोस्ट का जो ये पोस्ट हो वो आईएएस के ही कंट्रोल में। तो लॉबिंग भी उनमें बहुत तगड़ी, वो लोग लॉबिंग करते हैं सिस्टम में। तो ये थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है, जो थोड़ी सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया गया है बच्चों, ठीक है ना, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कोड ऑफ रूल है बच्चे 1954 का, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल है बच्चे, ठीक है ना, रेलवे सर्विसेज है बच्चे जिसमें कोड ऑफ रूल आता है उनके लिए भी 1956, ठीक है ना। ठीक है, अब मतलब अगर कोई ऑफिसर्स इनडिसिप्लिनरीज एक्टिविटीज करता है बच्चे, तो नौकरी से तो आप निकाल नहीं सकते हैं इनको। आप छोटा मोटा इनको डांट दीजिए, इनके प्रमोशंस को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, कोई इन्होंने ऐसा डिसीजंस लिया जिससे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, तो इनकी सैलरी से उतना पैसा डिडक्ट कर दिया जाए बच्चे। ये सारी चीजें करके आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कोड, हाँ, ट्रांसफर्स आपने कर दिया, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है, बाकी इसमें कुछ नहीं है।